नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आज इस बुलेटिन में आपको देंगे। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग लगातार 2 दिन, लगातार दूसरा दिन आज मीटिंग के लिए था और इस मीटिंग में बेशक रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैबिनेट सब कमेटी की जो सिफारिशें थी उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है, या आप कहिए कि वो मैटर कोई नहीं लगे थे, लेकिन जो फैसले हुए हैं आज उनमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर जो प्रदेश के जो निवासी हैं उनको लेकर जानने की हैं, और इसीलिए इस कैबिनेट के टॉप 10 फैसले हम आपको आज इस बुलेटिन में बताएंगे। साथ में बात करेंगे कि ये जो मसले बड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, जो खासकर आर्थिक सुधारों के या कर्मचारियों से रिलेटेड, रिटायरमेंट से रिलेटेड, वो क्यों डिले किए गए हैं या उन पर अभी निर्णय क्यों नहीं हो पाया। साथ में अगली बात करेंगे आज के बुलेटिन में ही जो मुख्यमंत्री का अगला दौरा है, क्योंकि सरकार गांव के द्वार जो योजना है, स्कीम थी इनकी, उसको फिर से रिवाइव किया जा रहा है। हवाई हमले की ड्रिल आ रही है कल, और ये क्या एक सामान्य घटना है या नहीं, हिमाचल में कहां होगी, किस तरह से होगी, कितने बजे होगी, ये सारी बातें आज करेंगे। करुणामूलक भर्ती को लेकर जो हम इंतजार कर रहे थे कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होगी, वैसा हुआ नहीं, और जो हुआ वो आज आपको प्रेस नोट के जरिए पहले पता लगा होगा। उसके अलावा जो जानकारी है वो हम इस बुलेटिन में आपके लिए ऐड करेंगे, जो स्पेसिफिकली करुणामूलक भर्ती से रिलेटेड ही है। इसके बाद अब डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अचानक दिल्ली क्यों दोबारा जा रहे हैं, वो अभी कैबिनेट की बैठक के बाद फिर दिल्ली चले गए हैं, और इनसे ये जो दौरा है इस बार का वो किस तरह का है और क्या इसकी वजह है, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं और बाकी चीज़ें चल रही हैं उनको लेकर, उनको देखते हुए इस तरह के जो विजिट हैं उन पर नज़र रखना ज़रूरी है। बात करेंगे पीएमजीएसवाई को लेकर। आज प्रेस वार्ता की विक्रमादित्य सिंह ने, और उन्होंने जो कहा, एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के लिए जो उन्होंने बातें कही वो तो खैर हम लेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ पॉलिटिकल बातचीत भी हुई और वो बातें भी उन्होंने कही हैं, वो बात करेंगे आज। इसके साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट मैटर है जो आपके जानने का है, और वो मैटर जो है उसको लेकर जो टेट का एग्ज़ाम है, नेट का एग्ज़ाम है, एचएएस एग्ज़ाम की डेट आ गई है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपको इस बुलेटिन में बताएंगे, एक एक करके बात करेंगे। और ये जो बात है, मौसम से शुरुआत करते हैं ताकि आपका समय कम लगे। देखिए, अभी जो सिचुएशन है उसके मुताबिक मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो पिछले कल की तरह स्टैटिक है, क्योंकि अभी भी 10 मई तक ऐसा बताया गया है कि 10 मई तक मौसम खराब हिमाचल में रहेगा। और जो इसके लिए प्रेडिक्शन है वो यही है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग एंड लाइकली आइसोलेटेड प्लेसेस, जो बारिश है उस तरह से, और जो गस्टी विंड्स है 30 से 40 किलोमीटर या 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, वो भी बताई गई है कुछ क्षेत्रों में। हालांकि हेल स्टॉर्म की जो अब अलर्ट है उसको हटा दिया गया है। 7, 8, 9, 10 में जो हेल स्टॉर्म का अलर्ट नहीं है, लेकिन जो ये बारिश वाला क्रम है मौसम का, ये लगभग इसी तरह से अब चलता रहेगा। 10 तारीख तक आपको इसी तरह की चीज़ें मौसम में दिखेंगी। 2-3 चीज़ें क्राइम की हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आज जो बैजनाथ निवासी एक युवक 23 साल का, इसकी एक लाश पेड़ से लटकी हुई मिली है, और ये पालमपुर के लोहना में हुआ है। वार्ड नंबर 1 में जंगल जो है उसके पेड़ के साथ 20 फुट ऊपर ये लाश लटकी हुई थी, और आसपास जब बदबू फैलने लगी तब लोगों ने देखा। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुला के जो वहाँ जो सबूत गैदर करने होते हैं वो किए। ये बैजनाथ का कोई 23 साल का युवक है, उसकी ये लाश बताई जा रही है, और उसके बाद अगली इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। दूसरी बात, 2 मजदूर जिंदा जल गए हैं। ये इंसिडेंट हुआ है जिंदा जलने वाला, और अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट हुआ है अभी सोलन जिला में। सोलन जिला में भी ये जो बिरोजा फैक्ट्री है, हरी चेतना बिरोजा फैक्ट्री, वहाँ पर हुआ है रामशहर के नज़दीक कोसरी में, और 2 मजदूरों की ये निकल ही नहीं पाए, और ये क्योंकि ये जो ज्वलनशील पदार्थ होता है
और 2 मजदूरों की जो जिंदा ही ये शेड में सो रहे थे वहाँ पर ये जिंदा ही जल गए हैं। ये एक 50 वर्ष का अर्जुन कुमार है और दूसरा शिवदयाल 24 साल का है। ये जो सूचना है उसके बाद मंगलवार सुबह 4 बजे मिली। नालागढ़ से फायर टेंडर भेजे गए लेकिन तब तक इन मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। तो ये दूसरा इंसिडेंट है जो इस तरह का हिमाचल में हुआ है। फिर बात करेंगे इसके बाद ज्वाली को नगर परिषद बनाने की जो बात है, और साथ में एक जो पंचायत है उसका जो हेडक्वार्टर है उसको बदला गया है। ये चंबा की पंचायत है जिसका हेडक्वार्टर बदला गया है। ये 2 सूचनाएं हैं, पंचायती राज चुनाव आगे आ रहे हैं। चंबा में पुखरी पंचायत है, इसका मुख्यालय बदलकर अब उगराल कर दिया गया है। पहले इसमें जो ऑब्जेक्शन मांगे गए थे वो कोई ऑब्जेक्शन आया नहीं, इसलिए फाइनल नोटिफिकेशन हो गई। और जो नगर पंचायत ज्वाली है इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर परिषद बनाने के लिए इंटेंशन नोटिफाई की है शहरी विकास विभाग ने। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो 2 हफ्ते के अंदर वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या डीसी कांगड़ा को अपना ऑब्जेक्शन दे सकता है, ताकि इन ऑब्जेक्शन पर फैसला लेने के बाद अगली कार्रवाई की जा सके। ज्वाली जो जहां से चंद्र कुमार जी चुन के आते हैं, अभी कृषि मंत्री भी हैं सरकार में, उस ज्वाली को नगर पंचायत से नगर परिषद बनाया जा रहा है। और जो इंटेंशन है गवर्नमेंट की वो नोटिफाई की गई है, इसमें ऑब्जेक्शन भी मांगे गए हैं। तो ये 2 तरह की अपडेट इसमें थी। अब एक बात करेंगे नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी को लेकर, क्योंकि वहाँ पर अभी प्रेजेंटली वहाँ पर प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल वाइस चांसलर हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। लेकिन गवर्नर ने एक नोटिफिकेशन करके ये कह दिया है कि जब तक आगे भी जब तक नई सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक वो ऑफिस में कंटिन्यू करेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 9/5/2025, जब उनकी रिटायरमेंट एक तरह से हो जानी थी। उसके बाद भी वो उस पद पर बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे इसमें बताया नहीं है, लेकिन एक नोटिफिकेशन इस बारे में अब हो गई है। उस नोटिफिकेशन की जानकारी हमने आपको दी। ये वीसी का मामला है। वैसे भी आपको पता है कि वीसी के जो बहुत सारे मामले होते हैं वो लगभग इस सरकार में डिसाइड हो नहीं रहे हैं, और ये अब एक नया एक इशू है जो अब हमारे सामने है। अब एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करने से पहले एक ठगी हो गई है, और वो भी डीजीपी की पत्नी से। डीजी जेल हैं अभी यहाँ पर संजीव रंजन ओझा, इनकी पत्नी अंजू ओझा, इनके साथ 10 लाख रुपए की ठगी हो गई। सीआरपीएफ कांस्टेबल की पत्नी ने ये इनसे राशि उधार ली थी, और अब जब वापस मांगा तो पैसा उन्होंने दिया नहीं, और जो चेक दिया था बैंक से वो बाउंस हो गया, और अब जाकर शिमला में ये एफआईआर दर्ज की गई है। अब ऐसा भी होता है, देखिए जो डीजीपी रैंक के आईपीएस अफसर हैं उनके साथ भी ऐसा हो गया। तो ये इस तरह का फाइनेंशियल चीज़ें हैं। हालांकि इसमें कहानी कुछ और लग रही है, पता नहीं असली वजह क्या है, लेकिन जो अभी कंटेंट एफआईआर में आया है हम सिर्फ उसी कंटेंट तक फिलहाल खुद को सीमित रखते हैं। अब एचएएस भर्ती एग्ज़ाम की बात करते हैं। ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम की बात है बेसिकली, और ये जो इसकी जो नोटिफिकेशन थी एडवर्टीजमेंट की, ये 13 अप्रैल 2025 को हुई थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेकर। और ये है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2025। इसको आप प्रिलिमिनरी एग्जाम कह सकते हैं। अब टेंटेटिव डेट जो फिक्स की गई है वो 29/6/2025 है। इस डेट में परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि लोक सेवा आयोग टेंटेटिव डेट इसलिए देता है ताकि बाद में अगर कोई चीज़, कोई क्लैश या कोई चीज़ उसमें सामने आए तो उसके बाद सुधार किया जा सके। वैसे टेंटेटिव डेट 29/6/2025 है। 2 सेशन में ये होगी, 10 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 4 बजे तक। सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन निवेदिता नेगी ने ये नोटिफिकेशन जारी की है। तो ये एचएएस की डेट की बात है। अब बात करते हैं टेट एग्जाम में क्या बदलाव होगा, और नेट का आखिरी दिन है, वो दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए नेट परीक्षा को लेकर आखिरी दिन कल है, 7 मई को पोर्टल बंद हो जाएगा। एचपीयू के करीब 5000 छात्र हर साल अप्लाई करते हैं और एग्जाम देते हैं। पीएचडी में दाखिले के लिए अब नेट जेआरएफ पास करना ज़रूरी है, इसीलिए भी ये एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट होता है। और इस एग्ज़ाम को लेकर आगे जो तैयारी बाकी है वो बाद की बात है। अभी सिर्फ आप लोगों के लिए सूचना ये है कि कल आखिरी डेट है, आखिरी दिन है, इसलिए जो बचे हुए हैं वो अप्लाई कर लें। टेट एग्ज़ाम में क्या बदलाव हो रहा है ये भी बात समझने की है। देखिए आज सीबीएसई और एनसीटीई के बीच में एक बैठक हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठक थी, और इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है
22 की, उसके मुताबिक टेट में एक बदलाव होने जा रहा है, टेट में भी और सी टेट में भी। सी टेट में अब थ्री लेयर का होगा, मतलब 3 स्तर का होगा, और जब 3 स्तर का होगा उसमें सेकेंडरी स्टेज के लिए एक सी टेट का पेपर अलग होगा, और इसी तरह से राज्यों को भी नेट को लेकर फिर अलग से बदलाव करना पड़ेगा। नेट टेट के जो सिलेबस है उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा, जो राज्यों में भी होता है, और जो इसमें सी टेट है उसमें तो बदलाव ऑटोमेटिकली होगा ही, जिसमें आज बैठक भी हुई है। और उस बैठक में अब तक जो इसमें अनुभव रहे हैं उन अनुभवों के आधार पर कई तरह के चेंजेस इसमें किए जाएंगे। हिमाचल में भी जो टेट की परीक्षा है इसमें बदलाव होंगे, किस तरह के बदलाव होंगे वो अब आने वाले दिनों में हम इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना है, जिस तरह से एनसीटी और सीबीएसई के बीच में बैठक हुई है, इस पूरी प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। अगली बात करेंगे अब स्कूली खेलों के कंफ्यूजन की। देखिए अंडर 12 जो है वो सरकार ने वैसे ही उड़ा दी, उसको लेकर प्राइमरी टीचर जो फेडरेशन है वो हड़ताल कर रही है, लेकिन अंडर 14 में भी कंफ्यूजन है। राज्य सरकार का नया वैकेशन शेड्यूल और जो स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी हुआ उसमें मई के महीने में अंडर 14 के एग्जाम होने थे। मुख्यमंत्री ने इस पे कुछ सवाल उठाए थे, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जिस दिन इसको लेकर जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी डायरेक्टर और बाकी लोग हैं वो मीटिंग के लिए बुलाए गए थे, इनके बीच में मीटिंग भी हुई, मीटिंग के बाद कोई ऑर्डर हुआ नहीं। लेकिन एक तरह से टेसिट डायरेक्शन के तौर पर इस मई की जो स्पोर्ट्स कैलेंडर जारी किया गया था उसको अबेयंस में डाल दिया गया है, क्योंकि ये अगर होना है अंडर 14 तो ये 10 मई से प्रतियोगिताएं होनी थी, खेल प्रतियोगिताएं। और आज क्योंकि देखिए 6 तारीख होगी या कल 7 तारीख है, अब इतनी जल्दी तो होना संभव है नहीं। और अब दिक्कत यह है कि अगर इनको अगस्त में करना है तो अगस्त में अंडर 19 चल रहा होता है, तो वो दोनों क्लैश हो जाएंगे। तो एक तरह से जो स्पोर्ट्स कैलेंडर विभाग ने जारी किया वही स्पोर्ट्स कैलेंडर फॉलो नहीं किया, जिस विभाग ने जारी किया उसी ने फॉलो नहीं किया, ना ही इसमें अमेंडमेंट की, ना सुधार किया, ना कन्वे किया। और अब 10 मई से जो अंडर 14 शुरू होना है इस कैलेंडर के मुताबिक, उसको लेकर फाइनली होना क्या है वो किसी को पता नहीं है। अभी जो स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन टीचर तैनात हैं वो कंफ्यूजन में हैं कि अब इसको आगे क्या करना है और किस तरह से इसको करना है, क्योंकि अंडर 12 वैसे चला गया है, अंडर 14 कंफ्यूजन में फंस गया, और अंडर 19 के साथ अगर ये क्लैश हुआ तो कहीं अंडर 14 भी खतरे में ना आए। अगर हम खेलों में कुछ बच्चों का आगे नाम बनाना चाहते हैं, उनको लेकर स्पोर्ट्स कोटा उनसे अवेल कराना चाहते हैं, भारत सरकार की जो खेल नीति है उसमें लाभ लेना चाहते हैं, तो कैसे लेंगे, ये एक बड़ा सवाल इसमें है। तो ये भी एक अपडेट हमारे सामने आज था। अब बात करते हैं पीएमजीएसवाई की। और पीएमजीएसवाई की बात इसलिए क्योंकि पीएमजीएसवाई को लेकर आज जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारत सरकार में पीएमजीएसवाई को ग्रामीण विकास मंत्रालय देखता था। अभी विक्रमादित्य सिंह जब दिल्ली गए थे तो वो पीएमजीएसवाई का जो मंत्रालय है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उनके राज्य मंत्री से उन्होंने मुलाकात की। आज इन्होंने कैबिनेट से पहले प्रेस वार्ता की और कहा कि पीएमजीएसवाई 3 में हिमाचल को 3,345 करोड़ रुपए की मंजूरी कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए थे, कुछ के अभी होने थे, कुछ के पैसे रुके हुए थे, वो अब मंजूरी के बाद मिल जाएंगे। इसके तहत 3,123 किलोमीटर सड़कें और 43 पुलों का निर्माण होगा हिमाचल में। और ये विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा, और ये भी कहा कि वो मिलकर काम करने के पक्ष में है। सरकारें चाहे जिस मर्जी पार्टी की हों, उनका इशारा नितिन गडकरी की तरफ दिल्ली में था। और इधर भी जो इन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय पीएमजीएसवाई देखता है तो उनके मंत्रियों से भी उन्होंने जाके दिल्ली में मुलाकात की है। और इसके साथ कुछ पॉलिटिकल जो बातें थी वो भी साथ में कही, यानी कि जो पॉलिटिकल स्कोर था वो भी साथ में बात करने की कोशिश उन्होंने की और अपनी बातें उसमें भी रखी। जैसे जो इनसे पूछा गया कि आपने डिप्टी सीएम के समर्थन में एक पोस्ट लिखी, तो उन्होंने कहा कि उनका इशारा विपक्ष को लेकर था। लेकिन जहां तक बात डिप्टी सीएम का साथ देने की है तो उनके डीएनए में ये है कि जो
वो ऐसे हर व्यक्ति का साथ देते हैं जो सही हो। दूसरी बात साथ में ये भी कह दी कि जो शिमला से दफ्तर बाहर भेजे जा रहे हैं वो ज़रूरत भी है, लेकिन जो कर्मचारी जो उनसे मिल रहे हैं इन फैसलों के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं उनको उनकी बात भी सुनेंगे, उनको भी राहत देंगे। वीरभद्र सिंह को लेकर भी उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह अगर 6 बार मुख्यमंत्री बने हैं तो वो एक धड़े के नेता नहीं थे, वो आम पब्लिक के नेता थे और इसीलिए वो इतनी लंबी पारी खेल पाए। ये बात भी साथ में विक्रमादित्य सिंह ने कही। अब बात करते हैं मुकेश अग्निहोत्री की। वो कैबिनेट की बैठक के बाद वो दिल्ली चले गए हैं, अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली से वापस आए थे और दिल्ली जाने से पहले मीडिया के साथ बातचीत में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि वो व्यक्तिगत काम से जा रहे हैं और जो बाकी उसमें कोई राजनीतिक मीटिंग या राजनीतिक मसला नहीं है। तो ये उनको लेकर सूचना थी। और दूसरी बात ये कि करुणामूलक भर्ती को लेकर आज सुबह ही एक कैबिनेट से पहले बैठक हो गई। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। इसमें कैबिनेट सब कमेटी के जो अध्यक्ष हैं और मेंबर हैं वो भी थे तीनों, क्योंकि अध्यक्ष इसमें रोहित ठाकुर हैं, मेंबर इसमें राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा हैं, वो भी उसमें शामिल थे। मुख्यमंत्री ने इसमें निर्देश दिए कि जो करुणामूलक की आय सीमा है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख होगी अब। और दूसरी बात ये कर दी कि 1 साल के भीतर जितने भी मामले पेंडिंग हैं उनको लेकर सरकार फैसला लेगी। 3 चरण में इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। पहले चरण में जो विधवा और 45 साल से कम आयु वर्ग के जो आवेदक हैं उन आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे जो आवेदक हैं 141 विधवाएं हैं और 159 अनाथ बच्चे हैं, इनको पहले चरण में किया जाएगा। दूसरे चरण में कम वार्षिक आय वाले पात्र व्यक्ति हैं उनको लिया जाएगा और जो बाकी हैं वो तीसरे चरण में लिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो प्रक्रिया है, जो सीनियरिटी लिस्ट बनती है वो फॉलो नहीं होगी। अब जो ये कैटेगरीज है इकोनॉमिक और बाकी चीज़ों वाली, ये ली जाएगी और इसके साथ ही फिर डिसीजन इसमें होगा। ये बड़ा चेंज इसमें पॉलिसी में आएगा, तो ये भी हमने आपको इसकी जानकारी भी दे दी। अब बात करते हैं हवाई हमले की मॉक ड्रिल की। देखिए, ऐसा सामान्य तौर पर यह घटना नहीं है। गृह मंत्रालय ने कल ये सूचना दी थी कि 7 तारीख को पूरे देश में 244 के आसपास के ज़िले उन्होंने सेलेक्ट किए थे और उसमें हिमाचल भी शामिल है। वहाँ सिविल डिफेंस की जो एयर स्ट्राइक है उसको लेकर एक मॉक ड्रिल होगी और ये जो मॉक ड्रिल है ये 7 मई को शाम 4 बजे होनी है। हिमाचल में सिर्फ शिमला में ये लोकेशन होगी जो मॉक ड्रिल की है। शिमला में भी सिर्फ डीसी ऑफिस और संजौली में ये मॉक ड्रिल की जा रही है जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि जो सिविल डिफेंस जिला सिर्फ शिमला है हिमाचल में, बाकी कोई जिला सिविल डिफेंस का नहीं है। और दूसरी बात ये कि 2 ही लोकेशन इसके लिए ली गई हैं, एक डीसी ऑफिस और दूसरी संजौली की। लेकिन इसमें जो ड्रिल होगी वो हवाई हमले को लेकर होगी, क्योंकि जो नोटिस दिया है उसके मुताबिक ये है कि दुश्मन देश के संभावित हवाई हमले की स्थिति का अनुकरण करने हेतु आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, ये ब्लैकआउट अभ्यास है एक तरह से। इसमें सभी विद्युत लाइट पूरी तरह से बंद करनी है, खिड़कियों में गहरे रंग के कपड़े या बाकी पर्दों से ढकना है, बाहर की ओवर फ्लैश लाइट या मोबाइल फोन की लाइट का प्रयोग नहीं करना है, घर के अंदर रहना है, शांत और सतर्क रहना है, आपातकालीन जो सामग्री है वो अपने पास रखनी है और जो पालतू जानवर और परिवार के सदस्य हैं वो सुरक्षित स्थान पर होने चाहिए और जब तक स्पष्ट निर्देश ना मिलें तब तक वाहनों का उपयोग नहीं करना है। इस तरह के चीज़ें इसमें आई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ चल रही जो अभी जो एक तनातनी चल रही है पहलगाम अटैक के बाद, जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद कुछ बड़ा होने वाला है, ये डेफिनेट है। जो जिस तरह के संकेत हैं वो संकेत सामान्य नहीं हैं। असामान्य संकेत जब होते हैं तो जिस तरह की जो सूचनाएं या जिस तरह के निर्देश आए भारत सरकार से, उनका जो पालन है वो करना एक जिम्मेदारी होती है और उसी तरह से ये कल एक बड़ी ड्रिल होने जा रही है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री के कल के दौरे की। देखिए, सीएम कल बंजार घाटी के सराची में होंगे, जो सरकार गांव के द्वार जो एक कार्यक्रम है उसके तहत कल 11 बजे ये अन्नाडेल जाएंगे और 11:30 पर वहां से बंजार हेलीपैड पर उतरेंगे। धमेली कोई हेलीपैड है वहाँ पर ये उतरेंगे। वहाँ बंजार से ये फॉरेस्ट रेस्ट हाउस साइरोपा जाएंगे। साइरोपा जाने के बाद
साइरोपा जाने के बाद ये जो हैं वहाँ, क्योंकि साइरोपा में फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क देहुरी जाएंगे। वहाँ पर कुछ फाउंडेशन स्टोन और जो बंजार असेंबली की जो बाकी भूमि पूजन और कार्यक्रम है वो होंगे और वहाँ पब्लिक मीटिंग भी होगी। पब्लिक मीटिंग के बाद नेचर पार्क देहुरी से साइरोपा वापस आएंगे, जनरल पब्लिक से यहाँ इंटरेक्शन करेंगे, लंच भी साइरोपा में है और वहाँ से फिर 5 बजे सारची पहुँचेंगे। सारची में लोकल पब्लिक से इंटरेक्शन करेंगे, रात को भी यहीं रुकेंगे, लोगों की समस्याएं और जो वहाँ चीज़ें हैं उनको समझेंगे और सुबह सारची से 9:30 बजे से जो बंजार हेलीपैड है वहाँ आएंगे 10:15 बजे। वहाँ 5 मिनट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में रुकने के बाद 11 बजे अनाडेल शिमला में 8 मई को लैंड करेंगे थर्सडे को। तो ये उसके बाद 11 बजे के बाद ये पहुँच जाएंगे ओक ओवर। तो ये दौरा मुख्यमंत्री का है। इसी दौरे के मुताबिक जो आगे की प्रक्रिया है अब वो रहेगी। अब बात करेंगे कैबिनेट के सबसे बड़े 10 फैसलों की। देखिए, कैबिनेट ने आज अपने जो फैसलों में कैबिनेट सब कमेटी के जो बड़े मामले थे, रिटायरमेंट एज या एजुकेशन के लिए जो रिटायरमेंट की अवधि है वो 31 मार्च तक करने की, उस तरह के मसलों को डिस्कशन में नहीं लिया। ये संभव है कि इसको लेकर अभी थोड़ा और चीज़ें देखी जाएं और वैसे भी जो अगली जो कैबिनेट है उसको लेकर हिमकेयर और बाकी चीज़ें आने ही वाली हैं, तो हो सकता है इसको अगली कैबिनेट के लिए टाला गया हो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको देखते हुए। लेकिन जो डिसीजन हुए उनमें भी कुछ चीज़ें बहुत अलग अलग तरह की हैं। पहली बात तो ये कि जो 1500 रुपये इंदिरा गांधी जो योजना है, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, उसमें जो घरेलू कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं, लोगों के घरों में जो काम करती हैं, अगर उन्होंने साल में न्यूनतम 100 दिन काम किया है तो उनको और उनकी 21 वर्ष से ज़्यादा उम्र की बेटियों को 1500 रुपये की प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी। एक फैसला ये किया गया है। इसके साथ होम स्टे की जो पॉलिसी है उसमें संशोधन किया गया है, क्योंकि लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन जताया था। उस संशोधन में पांगी में अगर कोई होम स्टे है तो उसमें जो पंजीकरण शुल्क में 50% की छूट मिलेगी। साथ में जो कैबिनेट ब्रीफिंग के लिए हर्षवर्धन सिंह चौहान आए, उन्होंने कहा कि जो 2000 से कम का कमरा होम स्टे का होगा उसमें जीएसटी नहीं देना होगा और जो रूम के आकार की जो शर्त लगी है उसमें भी छूट मिलेगी। गेहूं, मक्की, जौ और हल्दी पर एमएसपी घोषित हो गया है और वो जो प्राकृतिक तरीके से जो पैदावार वाली है ये कर दिया है, क्योंकि ये बजट में अनाउंसमेंट की गई थी। इसके बाद जो स्टेज कैरेज रूट्स हैं बसों के 422 जो एचआरटीसी ने सरेंडर कर दिए थे, अब वो प्राइवेट बस ऑपरेटरों को मिलेंगे और शिक्षित बेरोजगार युवा जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। बंद बेसमेंट फ्लोर खोलने, उसको पार्किंग के लिए खोलने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है कंपाउंडिंग की फीस के साथ, और उसके लिए जो अभी रूल्स जब आएंगे तो हम विस्तार से भी आपको बताएंगे। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए एक बड़ा फैसला लिया है, 118 पद मंजूर कर दिए हैं राज्य सरकार ने और इसमें नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग वहाँ शुरू किए जाएंगे। 118 पद इसके लिए शुरू कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो कृषि विज्ञान केंद्रों में 43 विभिन्न तकनीकी पदों को भरा जाएगा। सुजानपुर में जल शक्ति डिवीज़न खुलेगा, हरोली के पंजावर में पीएचसी को कम्युनिटी हॉस्पिटल बना दिया है और इसी तरह से एक पीएचसी जो है कांगड़ा के जयसिंहपुर के कोसरी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र 10 बिस्तरों वाला आयुर्वेदिक अस्पताल में अपग्रेड कर दिया है इसको। और इसके साथ साथ जो नए शहर बनाए गए हैं जिनमें नए एरिया जोड़े गए हैं, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, 14 ऐसे नए शहर हैं। इसमें नगर पंचायतों तथा हमीरपुर, उन्ना, बद्दी जो नगर निगम है उनमें भी विलय किए गए क्षेत्रों, जो नए क्षेत्र शामिल किए हैं उनमें पानी की दरें नहीं बढ़ेंगी। जो नगर निगम हैं सोलन और पालमपुर, वहाँ पर भी पानी के रेट नहीं बढ़ेंगे। एक बड़ा फैसला ये है। साथ में एक जो और फैसला हुआ है वो है आईटीआई का। देखिए, आईटीआई 14 आईटीआई को मर्ज कर दिया है एक दूसरे में। ये भी एक बड़ा डिसीजन है जो कैबिनेट की तरफ से लिया गया है। दूसरी तरफ से स्कूलों को लेकर एक फैसला हुआ है कि जो जीरो एनरोलमेंट वाले सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के सब्जेक्ट हैं, मैं स्कूल की बात नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, जिन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में जिस सब्जेक्ट में इस सेशन में 25-26 में जीरो एनरोलमेंट हैं, उन सब्जेक्ट्स को उन स्कूलों से हटाने के ऑर्डर हुए हैं। और ये जो ऑर्डर हैं
ये ऑर्डर इस ऑर्डर को जारी करने से पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सभी डिप्टी डायरेक्टर और सभी जिलों से सूचना मांगी है कि वो जल्दी से इसकी सूचना भेजें, ताकि इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनको स्कूलों से, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से हटाया जा सके। ये आज की कैबिनेट के कुछ जो बड़े फैसले हमने आपको जानकारी दी। कल से अब सामान्य चीज़ें जो अलग अलग तरह से शुरू हो जाएंगी। कैबिनेट के डिसीजन की फाइलें वापस आएंगी। जब फाइलें वापस आएंगी तो जो डिसीजन रिकॉर्ड हुआ होगा और उसका इम्पैक्ट और उसको लागू करने के तरीकों को लेकर हम अलग से आपके साथ बात करेंगे। बाकी जो इस बुलेटिन के कमेंट बॉक्स में आपकी कोई क्वेरीज बाकी आ रही होंगी, उन क्वेरीज को भी उसके साथ एड्रेस करेंगे। अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो इसी कमेंट बॉक्स में डालें। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।